Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is his family and today we're gonna talk about the sliding filament model. बेसिकली हम इसका पिछला पार्ट कर चुके हैं ये सारा, जिसके अंदर हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एच जोन, आई बैंड, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। और ये कंट्रैक्टेड मसल की एक पिक्चर बनी हुई है जिसके अंदर ये एक्टिन और मायोसिन जो है आपस में ओवरलैप किए हुए हैं। तो द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बेसिकली कहता है कि अ मसल कंट्रैक्ट ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन ओवर ईच अदर। हमने यही बात की। I band and H zone shorten, but A band remains same because neither actin nor myosin actually change the length। कहते हैं कि ना तो इसने अपनी लेंथ चेंज की है, ना तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टिन सिकुड़ गया या मायोसिन सिकुड़ गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, दे जस्ट ओवरलैप ईच अदर। ओवरऑल स्ट्रक्चर जब वो कम हो गया, ए बैंड रिमेन द सेम। ए बैंड से क्या मतलब है कि ये जो ये जितना जितना ये स्ट्रक्चर है ना, दिखाता हूँ ऊपर वाला। ठीक है, तो ये वाला जिसके ये सेंटर वाला जो येलिश स्ट्रक्चर है, दिस रिमेन द सेम। इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, जो मायोसिन का स्ट्रक्चर है बाकी जो है वो ओवरऑल सुकड़ गया काम। क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग, मायोसिन क्रॉस ब्रिज अटैच एंड पुल, री अटैच एंड पुल, स्लाइडिंग द एक्टिन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। तो बेसिकली ये जो इसके सार्कोमियर ये जो बने हुए हैं इसके ऊपर छोटे छोटे क्रॉस ब्रिजेस, ये एक्टिन के साथ बाइंड करते हैं, उसको खींचते हैं, फिर बाइंड करते हैं, फिर खींचते हैं, बाइंड करते हैं, खींचते हैं। जिस तरह वो क्या एक भारी चीज है तो वो 10-15 लोग पकड़ के एक रस्सी बांधी हुई है, एक खींचना है। और वो एक साथ ही नहीं खींच लेते, उसको कहते हैं एक झटका मारते हैं, फिर झटका मारते हैं, फिर झटका मारते हैं, इस तरह चीजें खींची जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह ये है कि इसको वो ये इस तरह उसने स्लाइड किया हुआ है, ये उसको अटैच करता है, स्लाइड करता है और खींचता है। A single attachment of cross bridge result in about a 1% shortening of the total muscle। और एक क्रॉस ब्रिज पूरे मसल की 1% शॉर्टनेस करवाता है। ठीक है, मसल नॉर्मली शॉर्टन 35 to 55% ऑफ द टोटल रेस्टिंग लेंथ। और इस हिसाब से मसल जो है वो पूरा अपनी एक्चुअल लेंथ का 35% से लेकर 45% तक जो है वो कंट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ का 50% यानी कि हाफ तक जा सकता है, वो उससे कम नहीं वो मसल कंट्रैक्ट कर सकता। पावर स्ट्रोक, ATP break, ATP is break ATP to provide energy to attachment of the myosin cross bridge to actin। तो बेसिकली ये जो मायोसिन और एक्टिन ने आपस में मिलना है, दैट इज ड्यू टू एटीपी। तो एटीपीएज एक एंजाइम है जो कि एटीपी को तोड़ता है ताकि वो इस एक्शन के लिए ये जो अटैचमेंट है, इसको जो एटीपी चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। इसको क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक। ADP and P are released from the myosin head, breaking the link of the myosin cross bridge and actin। It's relaxation। अब जब एटीपी इस्तेमाल हो गई, एटीपी खत्म हो गई, एटीपी बन गई एडीपी प्लस पी। आपको पता है कि एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में और फॉस्फेट रिलीज होता है। उस बॉन्ड के टूटने की वजह से जो एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो अब जो एटीपी है वो अटैच हुआ, एनर्जी प्रोवाइड की और एडीपी बन गया। अब ये जो एडीपी है ये जैसे ही मायोसिन से रिलीज होता है, मायोसिन हेड से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से एक्शन टूट जाता है। और उसके बाद जो है वो आगे यानी कि वो रिलैक्सेशन हो जाती है और क्रॉस ब्रिज जो अपनी जगह को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वेयर वाज दैट, क्योंकि आप मुझे उम्मीद है कि पिछला याद करके आए होगे। एक्टिन बाइंडिंग साइट टू इंटरेक्ट विद एक्टिन, यानी कि एक जो सर है उसका मायोसिन का वो एक्टिन से बाइंड करता है। ठीक है, उससे। और दूसरा किससे बाइंड करता है, एटीपी से। तो यानी कि हेड पे आके एटीपी लगती है, तो एटीपी जैसे ही एडीपी में कन्वर्ट होती है तो पीछे सिग्नल जाता है जिसकी वजह से यानी कि मतलब जो दूसरा हेड है उसका जो एक्टिन के साथ बाइंड था वो भी उसको छोड़ देता है। ठीक है, कॉकिंग, आफ्टर वन पुलिंग मैकेनिज्म another ATP attached to the myosin cross bridge and prepare for the next cycle। अब जो जो नेक्स्ट साइकिल के प्रिपेयर होना है इसको आप कहते हो कि दिस इज कॉकिंग। और इसके अंदर क्या है कि जब तक नेक्स्ट एटीपी नहीं आएगी नेक्स्ट इंट्रैक्शन नहीं होगी, इसलिए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एटीपी इज नेसेसरी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पहला क्या है, अनबाइंडिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन। एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट हो गया तो एक्टिन और मायोसिन अलग अलग हो गए। एटीपी इज हाइड्रोलाइज, मतलब हाइड्रोलाइज मतलब एटीपी जब उसको साइड होगी। अब हमारे पास एक्टिन है, चोकिंग ऑफ द मायोसिन हेड, मायोसिन इन हाई एनर्जी फॉर्म। अब ये जो है वो क्या है, फॉस्फेट और एडीपी है, जिसकी वजह से दोनों चीजें क्या हो गई, अलग हो गई। बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज। अब एक्टिन और मायोसिन आपस में मतलब कि क्या हुआ है, एटीपी आ गई हमारे पास यहाँ से, अभी दोनों अटैच नहीं हुए। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, एटीपी हम, ये तीनों चीजें हमारे पास एटीपी आगे जैसे ही एक हेड के साथ बाइंड करती है, दूसरा हेड वहां पे वो कन्वर्ट हो जाती है एडीपी और पी में। ठीक है, अब ड्यू टू दिस फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट आए इस टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से एक्टिन और मायोसिन आपस में क्या हो गए, लिंक बना गया।
अच्छा, जब ये लिंक बन गया उसके बाद जो है फॉस्फेट रिलीज हो गया, एडीपी साथ साथ चलता रहा। ठीक है, फॉस्फेट रिलीज हो गया, एनर्जी ने उसको करवा दिया, अटैचमेंट करवा दी, फॉस्फेट रिलीज हो गया, एडीपी साथ चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सारा, इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं, जिसके अंदर वो पूरे इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये बाइंडिंग होती है और वो उसको खींचता है। अब ये क्रॉस ब्रिज इस एक्टिन को पकड़ के इस तरफ को खींचेगा। ठीक है, जब ये खींचेगा तो एडीपी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह ये अटैचमेंट रही है। अब उसके बाद हमें मजीद एटीपी चाहिए इसको कंटिन्यूस मूव ऑन करने के लिए। ठीक है, एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग। बेसिकली एक्साइटेशन इज कि उसको एक्साइट करना है, उसको स्टिमुलेशन आनी है। और कंट्रैक्शन है कि उसकी कंट्रैक्शन होनी है। तो पहले स्टिमुलस आएगी फिर कंट्रैक्शन होगी, इसकी कपलिंग है, ये मिल के काम कर रही है। मोटर न्यूरॉन फॉर्म अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद मसल। अब जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन कौन होता है? ऐसा न्यूरॉन जो कि ब्रेन से आता है टूवर्ड्स द, ब्रेन से आता है टुवर्ड्स, मतलब आके मसल के ऊपर अटैच करता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है इसके साथ। द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल सेल इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये न्यूरॉन आ रहा है, ये मसल की सरफेस है, जिसको आप लेयर कह रहे हो, तो ये दोनों आपस में एक लिंक बना रहे हैं ना। अब इनके दरमियान में ये जो जगह थी है, ये जो लिंक वाला पॉइंट है, इसको आप क्या कह दोगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह दोगे। The nerve cells synthesize and then more and store neurotransmitter acetylcholine in synaptic vesicle। ये जो है, ये बेसिकली ये जो लास्ट पार्ट है, इसको आप कह रहे हो नर्व सेल। ये जो लास्ट पार्ट अटैच हुआ हुआ है इसका, ये नर्व सेल का पार्ट है। इसके अंदर जो है वो बनाता रहता है न्यूरो ट्रांसमीटर, बना बना के ना उसको वेसिकल की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। वेसिकल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। वेन नर्व इम्पल्स कम, जैसे ही नर्व इम्पल्स पीछे से आई, वो इन वेसिकल्स को एक किस्म से धक्का देगी। धक्का देने की वजह से वेसिकल जाके वेसल के साथ लग जाएंगी, और जैसे ही वेसिकल इसके साथ लगेंगी, न्यूरो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। न्यूरो कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रैपिडली डिफ्यूजेस अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू कंबाइन विद द रिसेप्टर ऑन सार्कोलीमा। दूसरी ये लेयर है, ये सार्कोलीमा है, जिसको साइटोप्लाज्म, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके ऊपर आके ये क्या करेंगे? अटैच कर जाएंगे। एक्सियल डीपोलराइजेशन ऑफ द मसल सेल मेम्ब्रेन एंड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। इसकी वजह से आगे एक डीपोलराइजेशन हो जाएगी। डीपोलराइजेशन क्या होता है कि बेसिकली आयंस दोनों तरफ, एक सेल मेम्ब्रेन है ना किसी भी सेल की, उसके दोनों तरफ आयंस का एक बैलेंस होता है। ठीक है, एक साइड उसकी पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। तो जब नर्व इम्पल्स आती है तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन वो आगे हम पढ़ेंगे भी क्या होती है। बेसिकली आइंस एक ओपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाते हैं, जिसकी वजह से चार्ज डिफरेंट हो जाता है। अब जहाँ प्लस था वहां माइनस आ जाता है, जहाँ माइनस था वहां प्लस आ जाता है, जिसकी वो कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, और इसकी वजह से, इस चेंज ऑफ चार्ज की वजह से, उसके अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल क्या है? सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस एंड इनसाइड ऑफ सेल बिकम मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड। तो वो चेंज हुआ, अंदर वाली साइड ज्यादा पॉजिटिव होगी बाहर वाली साइड की निस्बत। ACH यानी कि एसिटाइलकोलिन बाउंड टू रिसेप्टर इज रैपिडली डिकम्पोज्ड बाय एसिटाइलकोलिनट्रेज एंजाइम टू प्रिवेंट कॉन्टिन्यूअस स्टिमुलेशन। जैसे उसके साथ बाइंड करता है, उसने सिग्नल दे दिया, उसके बाद एसिटाइलकोलिनट्रेज जो है वो वहां पे मौजूद है एंजाइम, उसने एसिटाइलकोलिन को पकड़ना है, तबाह कर देना है। क्यों तबाह करना है? ताकि वो कॉन्टिन्यूअस स्टिमुलेट ना करता रहे। कॉन्टिन्यूअस स्टिमुलेट करता रहेगा तो मसल के अंदर कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस आते रहेंगे, और अगर इसका कोई इश्यू आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता रहेगा? मसल कॉन्टिन्यूअसली ट्विच करता जाएगा। तो उसकी वजह से जिस तरह अक्सर लोगों की कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती रहती है हाथों की या पाँव की, तो उनके अंदर भी ये इस तरह का डिसऑर्डर आ सकता है। आगे आ जाते हैं स्टिमुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन। एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट along the sarcolemma and down the T tubule to reach the sarcoplasmic reticulum। तो बेसिकली उसके साथ बाइंड करके आगे जो है उसने ट्रेवल करना है। ये सार्कोलीमा, उसके आगे टी ट्यूब्यूल है। अब ये सार्कोलीमा था, ये टी ट्यूब्यूल था। ठीक है, ये जो उसके अंदर इन्विजिनेट कर रहा है, कल हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो टी ट्यूब्यूल है वो इन्विजिनेट करती है ताकि अंदर तक के जितने फाइबर्स हैं उनको भी उन तक वो पहुंच सके। ठीक है, तो ये एक्शन पोटेंशियल है, सार्कोलीमा था हमारे पास, इस तरह ये एक लेयर है। ठीक है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा, रिलीज कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सार्कोप्लाज्म के अंदर जो है वो रिलीज कर दिए, कैल्शियम को रिलीज कर दिया। क्यों? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो दूसरा है इसके एंड पे जो था टर्मिनल सिस्टर्ने थे, उसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, तो वो कैल्शियम को रिलीज करते हैं। अच्छा,
Calcium travel toward myofilament and bind to troponin that move tropomyosin to expose active site of actin। हमने पढ़ा था कि ट्रोपोनिन की तीन साइड्स थी, एक पे जो है वो जिनमें से एक के ऊपर जो है वो बाइंड करता था कैल्शियम, दूसरे के ऊपर बाइंड करता था मायोसिन और तीसरे के ऊपर बाइंड करता था एक्टिन। मायोसिन हैड अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन द सॉरी उसके ऊपर तीसरे के ऊपर कुछ और बाइंड करता था, मिस हो गया। अ, बता ही देता हूँ, अभी देख लेते हैं साथ में थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, एक एक्टिन से बाइंड करता था, दूसरा ट्रोपोमाइसिन से बाइंड करता था, थर्ड जो है वो कैल्शियम से बाइंड करता था। ठीक है, ट्रोपोमाइसिन जो उसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन होती है। अच्छा, मायोसिन हेड अटैच टू द, अच्छा अब क्या होता है कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि उसके ऊपर जो एक्टिव साइट होती है वो एक्टिन के ऊपर मौजूद होती है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो ट्रोपोमाइसिन की एक लेयर लगी होती है। तो जैसे ही इसके एक हेड के साथ ट्रोपोनिन के एक साइड के साथ जो है वो अटैच करता है कैल्शियम, तो वो उसको खींचता है, ट्रोपोमाइसिन को खींच लेता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है। अब उस एक्सपोज एक्टिव साइट के ऊपर मायोसिन का हेड अटैच कर जाता है, कौन से वाला, वो जिसने एक्टिन के साथ बाइंड करना था। दूसरे के ऊपर तो एटीपी लगी हुई है, इसके ऊपर एक्टिन लग जाएगा। दिस लीड्स टू क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग एंड थस कंट्रैक्शन। इसकी वजह से क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग हो गया, कंट्रैक्शन हो जाएगी। क्रॉस ब्रिजिंग कंटिन्यूज अंटिल देयर इज सिग्नल फ्रॉम मोटर न्यूरॉन एंड इनफ एटीपी। क्रॉस ब्रिजिंग तब तक होती रहेगी, यानी कि कंट्रैक्शन तब तक चलती रहेगी, तब तक ये काम चलता रहेगा जब तक कि आपके पास दो चीजें हैं, मोटर न्यूरॉन की तरफ से सिग्नल और इनफ एटीपी। दोनों बंद हो गए, दोनों में से एक बंद हो गया, कंट्रैक्शन रुक जाएगी। When the motor neuron impulse stop, calcium move back from sarcoplasm back to the sarcoplasmic reticulum। अब ये जो सार्कोप्लाज्म की एक लेयर चल रही है, इससे जो है वो वापस खींच लेगा कैल्शियम को। ठीक है, वापस खींच लेगा कैल्शियम और वापस आके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इनटू द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल, अच्छा ये वापस आ गया। कैल्शियम डिटैचेस फ्रॉम ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन अगेन कवर एक्टिन, एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज ब्रेक था एंड मसल रिलैक्स। अच्छा ये मैंने एक पूछा था, तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल सिस्टर्नल लिख दिया था, तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आना है। जब मैंने पेपर में पूछा था ना, तो यहाँ पे टर्मिनल सिस्टर्नल लिख दिया था, बच्चों ने कहा था हाँ जी ठीक है। लेकिन कैल्शियम वापस आके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है, टर्मिनल सिस्टर्नल में वापस नहीं आता। ठीक है, वहां तो वो स्टोर कर रहा है, वो थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाएगा। अच्छा, कैल्शियम डिटैचेस फ्रॉम ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से कैल्शियम अलग हो गया क्योंकि उसने वापस खींच लिया। ट्रोपोमायोसिन अगेन कवर एक्टिन है, एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज ब्रेक एंड मसल रिलैक्स, सॉरी। बेसिकली दोनों में दो चीजें जो मैंने बताई, एटीपी, एटीपी और कैल्शियम। एटीपी अगर खत्म हो जाएगा तो वो फिर से मायोसिन के हेड के ऊपर अटैच करने का कुछ नहीं होगा, तो उसका हेड अटैच नहीं करेगा, तो दैट विल बी कंट्रैक्शन स्टॉप फ्रॉम, कंट्रैक्शन विल स्टॉप फ्रॉम द मायोसिन साइड। और अगर कैल्शियम नहीं होगा तो उसकी वजह से ट्रोपो मायोसिन के ऊपर यानी कि एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट है वही जो है वो डिटैच नहीं हो पाएगी, डिटेक्टेबल नहीं होगी, वो अनकवरी नहीं होगी। तो उसकी वजह से कैल्शियम की जो अगर आप कहेंगे वो उसको खींच लेगा कैल्शियम जब पीछे हो जाएगा, या न्यूरॉन सिग्नल नहीं आया तो उसकी वजह से सिग्नलिंग खत्म हो गई, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वापस कैल्शियम खींच लिया। तो कैल्शियम की थ्रू जो है वो मायोसिन के जरिए, क्योंकि मायोसिन के ऊपर जो है वो कैल्शियम, सॉरी, एक्टिन के जरिए जो है वो कैल्शियम उसके ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं करेगा तो उसको अटैचमेंट नहीं मिलेगी। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में मिक्स हो गया, गला खराब हो रहा है। अगर एटीपी नहीं है, तो एटीपी ना होने की वजह है कि मतलब उसकी वजह से क्या होगा कि मायोसिन का जो हेड है जिस पे एटीपी बाइंड करनी थी वो काम नहीं करेगा, तो वर्ड कंट्रैक्शन नहीं होगी। अगर कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम क्यों नहीं है, न्यूरॉन सिग्नल नहीं आ रहा ना, तो कैल्शियम वापस खींचा गया। अब कैल्शियम नहीं है तो वो ट्रोपोनिन पे बाइंड नहीं करेगा, ट्रोपोनिन पे बाइंड नहीं करेगा तो ट्रोपोमाइसिन खींचेगा नहीं, ट्रोपोमाइसिन खींचेगा नहीं तो एक्टिव साइट, एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज नहीं होगी, जिसकी वजह से अटैचमेंट नहीं होगी। तो इस तरह ये दोनों चीजें, न्यूरॉन एंड इनफ एटीपी, बोथ ऑफ देम आर नीडेड। कैल्शियम डिहाइड्रेट ये हो गया हमारा मसल सेल मेटाबॉलिज्म। द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर कंट्रैक्शन कम फ्रॉम थ्री सोर्सेज, अवेलेबल एटीपी इन सार्कोप्लाज्म। बेसिकली ये जो एटीपी है इसने तीन जगह से आना होता है। एक तो ये कि सार्कोप्लाज्म के अंदर पहले से मौजूद एटीपी होती है, ठीक है, ताकि इंस्टेंटली जो प्रोवाइड की जा सके। दिस एटीपी यूज, ये सिर्फ 6 सेकंड के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि की जा सकती है ताकि इतनी देर में बाकी एटीपी के जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो सकें। उसके बाद आ जाता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट। लिवर और किडनी के अंदर क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है ना वो प्रेजेंट होता है, और वहां पे वो जैसी कंट्रैक्शन की जरूरत होती है तो वो वहां पे अपना फॉस्फेट डोनेट कर देता है टू एडीपी, एंड क्रिएटिनिन प्लस एटीपी इज फॉर्म्ड।
अब क्रिएटिनिन फॉस्फेट टूटा और एडीपी के साथ मिला, क्रिएटिनिन अलग हो गया और एडीपी के साथ जो फॉस्फेट मिला वो एटीपी बन गया। अब ये जो एटीपी है ये आगे आएगा और आके फर्दर जो कंट्रैक्शन है 14 सेकंड, मजीद 14 सेकंड के लिए जो है ये फंक्शन करेगा, यानी कि टोटल इट काउंट फॉर 20 सेकंड। पहले दो स्टेप्स के अंदर ये पहले दो सोर्सेज जो हैं वो सिर्फ 20 सेकंड की कंट्रैक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। अगर इससे भी आगे आपने जाना है तो उसके लिए फिर है ग्लूकोज। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज जनरेट एटीपी, सो मसल कंट्रैक्शन ऑफ अबव 15 to 20 सेकंड डिपेंड अपॉन ग्लूकोज। अगर 15 से 20 सेकंड से ज्यादा की कंट्रैक्शन है तो वो डिपेंड करेगी ग्लूकोज के ऊपर। सेल स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, सार्कोप्लाज्म क्या था, साइटोप्लाज्म था इसका, तो उसके अंदर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है। व्हेन एनर्जी इज नीडेड, हमें पता है कि मसल सेल और लिवर सेल दोनों ही ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। व्हेन एनर्जी इज नीडेड ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन थ्रू ग्लाइकोजिनोलाइसिस टू रिलीज ग्लूकोज। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से आगे ग्लाइकोलाइसिस होगी, यानी कि पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुई, ग्लाइकोजन टूटा, उसके बाद ग्लूकोज बना, ग्लूकोज की फिर ग्लाइकोलाइसिस हुई यानी कि ग्लूकोज का टूटना। और ये एनारोबिक होती है, नॉट रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, मतलब कि ये बगैर ऑक्सीजन, क्योंकि जब आप जाहिर सी बात है जो 20 सेकंड से ज्यादा की कंट्रैक्शन है दैट इज स्ट्रीनियस एक्सरसाइज है, वो स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है, तो उस केस में यूजुअली ये क्या होती है, एनारोबिक होती है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, ताकि ये अगर ऑक्सीजन नहीं भी आ रही प्रॉपर ऑक्सीजन, क्योंकि सांस चढ़ जाता है ना तो उसका मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अगर नहीं भी ऑक्सीजन आ रही तो स्टिल उसके अंदर जो है वो उसको कवर अप कर सके। ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस पायरुविक एसिड, आपको पता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा और साथ में एटीपी रिलीज होगी। मोस्ट एटीपी फ्रॉम मसल इज प्रोड्यूस एनारोबिकली इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी सारी जो मैक्सिमम एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी। एट लो इंटेंसिटी मसल रिलाई ऑन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस वेयर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बिकम मोर क्रूशियल। लो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जब आप हल्की एक्सरसाइज कर रहे होते हो, कॉन्टिन्यूस बट लाइट एक्सरसाइज, बहुत स्ट्रीनियस एक्सरसाइज नहीं है, तो उसके अंदर जो है जिसको हम कार्डियो कहते हैं कि हार्ट हेल्थ के लिए जिस तरह अच्छी होती है ना एक्सरसाइज, फ्लो मूवमेंट, एक वॉक करना, ठीक है, उसके अंदर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलाइसिस होती है, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगी, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज के अंदर। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के अंदर एनारोबिक होगी, और एनारोबिक जो है उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, उसमें जो थोड़ी सी एटीपी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से भी बनेगी। बाकी जो है मतलब जितनी बाकी मेजर पोर्शन ऑफ एटीपी है जो, वो एनारोबिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो हासिल किया जाएगा। वही जो आपने क्रैब साइकिल एंड ऑल दोस थिंग्स आपको पता है उसमें की हुई है। सही हो गया, इतना क्लियर हो गया, चैट में बता दो ताकि आगे चलें। हाउ गुड आई एम, कहाँ से मिलेगा तुम्हें वो इतना अच्छे से नहीं है। मसल सेल मेटाबॉलिज्म चेंजेस विद एक्सरसाइज इंटेंसिटी, एक्सरसाइज इंटेंसिटी की बेस पे ही मसल सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज होते हैं। ड्यूरिंग एनारोबिक मेटाबॉलिज्म इंटेंस एक्सरसाइज कैन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक एक्सरसाइज आई जिसको कहते हैं स्फीयर एक्सरसाइज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज आ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, पायरुविक एसिड जो है वो आगे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में। ये जो इतना स्टेप है ना पायरुविक एसिड बनने तक का स्टेप, दैट डोंट नीड ऑक्सीजन, ठीक है, इसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं होती। अब इससे आगे का जो स्टेप है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे। अगर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, जिस तरह हाई एक्सरसाइज में नहीं होती प्रेजेंस, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। This accumulation of lactic acid muscle is responsible for the burning sensation experienced during short duration high intensity exercise like lifting weight, जिसको कहते हैं खलियां पड़ गई, ठीक है। तो वो बेसिकली लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है मसल्स के अंदर, तो वो लैक्टिक एसिड बनेगा। अब लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से मसल्स के अंदर एक बर्निंग सेंसेशन आएगी, एक जलने की सेंसेशन आएगी, इसको कहते हैं खलियां पड़ जाना, और इधर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। अब होता क्या है कि ये जो लैक्टिक एसिड बन गया इसका क्या काम है, ये मसल से निकलता है ब्लड के जरिए, ये इंटर करता है लिवर के अंदर, और लिवर में लैक्टिक एसिड दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, ये मैकेनिज्म होता है इसका। अब लैक्टिक एसिड जब बनता है तो उसके साथ डेफिनेटली एनर्जी भी रिलीज होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन इंस्टेंटली, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए।
एरोबिक मेटाबॉलिज्म, इन एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रोलॉन्ग लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज सस्टेन्ड बाय कंटिन्यूअस ऑक्सीजन। अब इसके अंदर जैसे आप वॉक कर रहे हैं, हल्के हल्के वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है। मायोग्लोबिन, a protein like hemoglobin facilitate this process. Myoglobin with a high affinity for oxygen loosely bind it to inside muscle cell, bringing and temporarily storing oxygen in the muscle. बेसिकली वो क्या कह रहा है कि उसकी अफिनिटी बड़ी ज्यादा है मायोग्लोबिन की। इसका मतलब ये है कि अफिनिटी के क्या मतलब होता है कि अगर मेरे जैसा मेरे 5 हाथ हैं, ठीक है, फर्ज कर लो, तो मेरी अफिनिटी ज्यादा है, आपके 2 हैं तो आपकी अफिनिटी कम है। यानी कि एट अ टाइम ये ज्यादा के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है, अपने पकड़ सकता है। अब डेफिनेटली अगर मेरे 6 हाथ हैं और आपके 2 हैं, तो 3 सेल मेरे पास लेके आएंगे ऑक्सीजन, 3 हीमोग्लोबिन मेरे पास ऑक्सीजन लेके आएंगे। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन का कैरियर है। तो 3 हीमोग्लोबिन मेरे पास 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके आए, फर्ज कर लो उनके दो दो थे, मेरे 6 थे, तो मैंने तीनों से पकड़ लिया क्योंकि मैं मायोग्लोबिन तो मेरे 6 थे, मैं तीनों से एक ही टाइम पे पकड़ सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि अपटेक विल बी इनहेंसिंग, अपटेक विल इनहेंस। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि मायोग्लोबिन जो है वो जल्दी ऑक्सीजन को ग्रैब कर लेगी फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अगर मायोग्लोबिन की एफिनिटी कम होती तो इसका मतलब ये था कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा पड़ी रहनी थी, मसल के अंदर आनी ही नहीं थी, बड़ा टाइम लग जाना था। तो इस वजह से इसकी एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। कितनी है वो हम कंपेयर नहीं कर रहे, वो मैंने एग्जांपल दी है 2 और 6 वाले, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक ये इसकी मायोग्लोबिन की खूसियत है कि ये ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करता है, और दूसरा ये लूजली बाइंड करता है। लूजली क्यों करता है? क्योंकि इसने बहुत दूर दूर ऑक्सीजन नहीं लेके जानी, इसने बस ब्लड से उठानी है, मसल में रिलीज करनी है। तो ये लूज बाउंड करता है ताकि उसके उसको पकड़ने में और छोड़ने में एनर्जी ना जाया हो जाए, ठीक है। तो वो लूजली बाइंड करता है, ज्यादा ऑक्सीजन को हल्का हल्का पकड़ के रखता है और साथ ही आके उसको मसल के अंदर रिलीज कर देता है। During low intensity exercise, myoglobin ensure that muscle receive a constant supply of oxygen. You know that even if blood flow is reduced, even if blood flow is reduced, बेशक ब्लड फ्लो कम है तो हीमोग्लोबिन थोड़े थोड़े आएंगे, लेकिन मायोग्लोबिन के पास एफिनिटी ज्यादा है, तो उसको पकड़ के रखता है। After exercise, when the need for oxygen persists, the body respond by maintaining heavy breathing until all ATP sources are replenished. और अगर एक नॉर्मल मैकेनिज्म के बाद भी ऑक्सीजन नॉर्मल एक स्टेप है, मतलब एक नॉर्मल लेवल के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ब्रीदिंग इनहेंस कर दी जाएगी, ब्रीदिंग तेज कर दी जाएगी, जिसको कहते हैं सांस चढ़ गया, ठीक है, उसकी वजह से, ताकि एटीपी के सारे सोर्सेज फुलफिल किए जा सकें बाय एरोबिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो सांस चढ़ना होता है वो बेसिकली एरोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, ताकि ग्लूकोज की प्रॉपर एरोबिक ऑक्सीडेशन करके उसको एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेप्थ रेफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द बॉडी टू रेस्टिंग मेटाबॉलिक स्टेट आफ्टर एक्सरसाइज। इसको मतलब क्या कहते हैं कि जब जाहिर सी बात है एक्सरसाइज करके आके आप बैठ गए तो सांस चढ़ा हुआ है, वो 5 से 7 मिनट सांस चढ़ा रहता है कई लोगों को, ठीक है, कई लोगों को आधा घंटा ही सांस नहीं आता सही तरह। तो इसको कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी अपने आप को रिफ्रेश कर रही है, ठीक है, अपनी ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट थी, जो जो रिप्लेनिश हो गए, जो सॉरी सारे स्टोर जो हैं वो खत्म हो गए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, उनको दोबारा से फिल करती है। रीपाइंग ऑक्सीजन डेप्थ इन्वॉल्व टेकिंग इन नेसेसरी ऑक्सीजन टू एलिमिनेट लैक्टेट, रिप्लेनिश ऑक्सीजन रिजर्व एंड रिटर्न वेरियस बॉडी फंक्शन टू नॉर्मल। अब जो लैक्टिक एसिड बना था उसको खत्म करना, वो जो मैंने अभी बताया कि लिवर के अंदर जाके वो ऑक्सीजन वो जो है वो स्टेबलाइज होता है दोबारा ग्लूकोज की फॉर्म में, वो ऑक्सीजन रिक्वायर करते हैं उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। उसके अलावा रिजल्ट्स को फुलफिल करना और बाकी जितने भी फंक्शन है उनको नॉर्मल लेके आना। रिकवरी ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन नीडेड टू अचीव सेवरल टास्क। ये डिफरेंट नीचे टास्क लिखे हुए, आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई पढ़ने वाला है, बाकी आप नॉर्मल है तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। मसल वेरीज फिजियोलॉजिकली डिपेंडिंग अपॉन। अच्छा, ये 3 उसकी बेसिस हैं, उसके ऊपर दो दो टाइप्स हैं, ठीक है, और आगे उनकी डिस्क्रिप्शन है। प्री डोमिनेंट एटीपी सिंथेसिस पाथवे, ऐसे मसल फाइबर जिनके अंदर जो मेन एटीपी का जो सोर्स है वो कौन सा है, ठीक है। दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, ऑक्सीडेटिव फाइबर एंड ग्लाइकोलाइटिक फाइबर। इसके अंदर जो है वो एरोबिक पाथवे इज डोमिनेट इन देम, गेट एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर फटीग रेजिस्टेंट फाइबर। डेफिनेटली जिनको ऑक्सीजन मुकम्मल सप्लाई हो रही है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है जिनके अंदर, तो वो उनके अंदर क्या होगा कि वो कॉन्टिन्यूस, वो थकेंगे ही नहीं, उनको मुसलसल ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, एरोबिक पाथवे है। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होते हैं फाइबर यूज एनएरोबिक पाथवे, स्पेसिफिकली ग्लाइकोलाइसिस इन द सार्कोप्लाज्म टू क्रिएट एटीपी। जो ग्लाइकोलाइटिक फाइबर हैं ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के जरिए एटीपी हासिल करते हैं, और ये फटीग जल्दी खा जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंस्टेंटली एनर्जी मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म एनर्जी एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं मायोग्लोबिन कंटेंट। दो तरह के फाइबर होते हैं, रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर। रेड के अंदर हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होगा और व्हाइट फाइबर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होगा। इसका मतलब है कि रेड फाइबर के अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी ज्यादा है वो, और व्हाइट फाइबर के अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी कम है। रेड फाइबर जो है वो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज के अंदर काम कर सकता है, व्हाइट फाइबर जो है वो शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज, इंस्टेंट इंस्टेंट एक्सरसाइज के अंदर काम करेगा। एटीपी इज एफिशिएंसी, फास्ट ट्विच फाइबर जो कि एटीपी को फौरन इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जिसके अंदर फास्ट ट्विच का मतलब है जिसमें इंस्टेंट एक काम करना है, कुछ चीज भारी उठानी है। और स्लो ट्विच फाइबर जो कि एटीपी को आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करता है और लॉन्ग टर्म रहना रहता है। अच्छा, इसके अंदर जो है इनकी ये ऐसा नहीं है कि ये छह तरह के मसल्स हैं। एक मसल एट अ टाइम फास्ट ट्विच और रेड फाइबर होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। और ग्लाइकोलाइटिक होगा, ग्लाइकोलाइटिक रेड और फास्ट ट्विच एक तरह के हो गए, ऑक्सीडेटिव व्हाइट और स्लो ट्विच एक तरह के, मतलब एक मसल की टाइप आती है। स्लो ट्विच फाइबर और रेजिस्टेंट फाइबर होंगे। दे आर ऑक्सीडेटिव एंड रेड मसल, स्लो ट्विच, रेड एंड ऑक्सीडेटिव, तो इनका एक पैटर्न हो गया। वाइट, फास्ट एंड ग्लाइकोलाइटिक, तो इनका एक पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव रेड मसल फाइबर ये बेसिकली दे हैव स्लो एक्टिंग एटीपीज, सो यूज एनर्जी स्लोली एंड थस लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, थस हेल्प इन एंड्योरेंस एक्सरसाइज है। एंड्योरेंस होती है स्लो लेकिन लंबी एक्सरसाइजेज। तो उसके अंदर ये जो, क्योंकि इसका एटीपी एटीपी एज स्लो होता है, वो स्लोली एटीपी प्रोवाइड करता जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे हैव अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूज एरोबिक पाथवे, आपको पता चल गया। एबल टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन, और ये स्ट्रॉन्ग और लंबी प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन जो है उसको डिलीवर करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फास्ट स्विच फाइबर। दे आर ग्लाइकोलाइटिक फाइबर और वाइट मसल फाइबर। ग्लाइकोलाइटिक और वाइट हैं, तो दोनों की मैंने वजह बता दी है। दे हैव फास्ट एक्टिंग एटीपीज, सो यूज एनर्जी फास्टली एंड लास्ट फॉर लेस टाइम, सॉरी। रुको मैं चार्जिंग लगा दूँ, साथ साथ देखते जाते हैं ना। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास लास्ट लॉन्ग लास्टिंग है, फास्ट स्विचिंग शॉर्ट लास्टिंग होगा, क्योंकि ये इंस्टेंटली अपना काम करके साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको चीज़ समझा दी है। और शॉर्ट कंट्रैक्शन होगा, फटीक जल्दी हो जाएगी। और ये स्ट्रीनियस एक्सरसाइज जो स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज होती हैं जिनके अंदर एनर्जी का एक बंच चाहिए होता है, उसके अंदर ये अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरमीडिएट फाइबर। ये दोनों तरह के ही हो सकते हैं, इनके अंदर जो है वो इसकी मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रेड और वाइट फाइबर की तरह। मसल है मिक्स ऑफ फाइबर टाइप। अब इस तरह नहीं है कि एक मसल, पूरा जो मसल है उसके अंदर सारे फाइबर एक ही तरह के हैं, उसके अंदर दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये मोटर नर्व डिराइव करती है, डिटरमाइन करती है कि किस मतलब determined by the motor nerve they intervened them. Each motor unit consists of a motor neuron and muscle fiber of the same type. For example, running activate motor unit with fast twitch fiber while posture engage those with slow twitch fiber. अब वो कहते हैं कि ये मसल के अंदर एक मसल बंडल ऑफ फाइबर होता है ना, तो उसके अंदर दोनों तरह के फाइबर्स मौजूद होंगे। ठीक है, फास्ट वाले भी और स्लो वाले भी। और उन दोनों के साथ मोटर न्यूरॉन्स, अलग अलग मोटर न्यूरॉन्स जो है वो अटैच किए होंगे। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग के साथ जुड़ा हुआ जो मोटर न्यूरॉन है वो आके स्लो वाले मतलब सॉरी, जो फास्ट वाले फाइबर, फास्ट स्विचिंग फाइबर है उनके साथ वाले जो अटैच किए हुए मोटर न्यूरॉन है उनके साथ अटैच करेगा और उन फाइबर्स को एक्टिवेट कर देगा। और जब आप पोस्चर एक्सरसाइज कर रहे हैं, पोस्चर एक्सरसाइज मतलब खड़े खड़े वॉक, वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली या वॉक कर रही, ठीक है, तो उसके अंदर वॉक से रिलेटेड जो मोटर न्यूरॉन है वो अपने स्पेसिफिक जो स्लो ट्विचिंग फाइबर्स के साथ अटैच होंगे, तो उसके साथ आके वो काम करेंगे और स्लोली मसल को ट्विच करेंगे। ठीक है, हो गया। स्लो ट्विच फाइबर आर इन स्मॉल मोटर रिक्रूटेड फर्स्ट, वेयर फास्ट ट्विच फाइबर आर इन लार्ज मोटर यूनिट एंड आर रिक्रूटेड लास्ट। ठीक है, तो पहले यार जारी सी बात है, हम हमेशा एक्सरसाइज स्लोली स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम करते हैं। तो स्लो ट्विच फाइबर जो है वो कहते हैं कि मोटर न्यू यूनिट आर रिक्रूटेड फर्स्ट, पहले वो रिक्रूट होते हैं फिर फास्ट ट्विच फाइबर रिक्रूट होते हैं। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी जो है वो इस चीज को अफेक्ट करती है। जो मैराथन रनर होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से मतलब है कि उनके अंदर जेनेटिकली भी होता है, कुछ लोग जो हैं वो स्लो स्लो काम करते हैं लेकिन लंबी देर तक मतलब वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो फास्टली काम करते हैं लेकिन थोड़ी देर तक के लिए काम कर सकते हैं। आपने स्लो एंड स्टडी बन, मतलब स्लो एंड स्टडी, खरगोश और कछुए वाली मिसाल ना, कि खरगोश जनाब साहब थक गया है थोड़ा सा भाग के, और खरगोश साहब चले ही जा रहे हैं, उनको कोई परवाह को नहीं है। स्मूथ मसल्स ये दूसरे आ गए। अच्छा, इसके अंदर एक गलती भी आ रही थी, स्लाइड्स के अंदर थी, देख लेते हैं।
दे आर शॉर्टर थिनर लेग्स ड्यूरेशन हैंड हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। अच्छा, इनके अंदर स्मूथ मसल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। इज इट? हम स्टार्ट में देख लेते हैं। ओके, स्मूथ मसल आर सिंगल न्यूक्लियाई। कार्डियक में गलती थी, सॉरी। दे हैव नो टी ट्यूब्यूल एंड हैव फुली डेवलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता और टी ट्यूब्यूल भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये ऐसा सिस्टम नहीं है जो प्रॉपर हमारे इन वॉलेंटरीली कंट्रोल होना हो। स्मूथ मसल कौन कहाँ कहाँ पे होते हैं? हमारी जिसमें ये डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग है, दैट इज स्मूथ मसल। तो ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। अगर खाना चला गया तो वो पेरिस्टालसिस होनी है, वो खुद ब खुद हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत तो कंट्रोल करते हो आप, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करते। तो इसके अंदर टी ट्यूब्यूल्स होते ही नहीं है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम रिक्वायर, अगर तो ये प्रेजेंट होते तो कैल्शियम जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल होता और हम उसको स्मूथ मसल को कंट्रोल कर सकते। स्केलेटल मसल से कैसे ये मतलब सिमिलर है? बहुत कंट्रेक्टाइल मैकेनिज्म डिपेंड अपॉन एक्टिन एंड मायोसिन। इसके अंदर भी एक्टिन और मायोसिन होते हैं। इस तरह स्केलेटल मसल से सेम है। बोथ आर ट्रिगर बाय मेम्ब्रेन इम्पल्सिस एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। दोनों ही कैल्शियम आयन से रिलीज होते हैं, लेकिन जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन चाहिए और कंट्रोल्ड कंट्रैक्शन चाहिए, जबकि इसके अंदर इतनी नहीं चाहिए और दोनों को एटीपी चाहिए होता है। और डिफरेंस इन स्मूथ मसल इंक्लूड, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो डिपेंड इस पे करता है कि जो स्केलेटल मसल थे उसके अंदर ट्रोपोनिन था और इसके अंदर कैलमोडोलिन होता है, ठीक है। और स्मूथ मसल ट्रोपोनिन नहीं होता, इसके पास कैलमोडोलिन होता है जो कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कि क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करवाती है। कैल्शियम एंट्री इन स्मूथ मसल, मोस्ट ऑफ द कैल्शियम एंटर द सेल थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसके अंदर क्या था कि थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वहां पे था टर्मिनल सिस्टर ने, और वहां से वो कैल्शियम इंटर करता था। इधर क्या है कि डायरेक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम डायरेक्टली जो है वो स्मूथ मसल के सेल के अंदर आके काम करता है, ठीक है। फटीग रेजिस्टेंट होते हैं ये, इनको थकान नहीं होती क्योंकि स्मूथ मसल रुक गया तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम बंद हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है दैट इज स्मूथ मसल। तो अगर वो रुक गया तो इसका मतलब खून रुक गया, खून रुक गया तो दिल बंद, दिल बंद तो आप बंद। कंट्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिफरेंट है। स्मूथ मसल प्रोड्यूस स्लोअर एंड लॉन्गर लास्टिंग कंट्रैक्शन देन स्केलेटल मसल। ये स्लो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। आपको पता है जब से पैदा हुए तब से स्मूथ मसल चले ही जा रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, स्मूथ मसल इज मोर एनर्जी एफिशिएंट देन स्केलेटल मसल। इट कैन मेंटेन अ फोर्सफुल कंट्रैक्शन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड यूजिंग अ सेम अमाउंट ऑफ एटीपी। ये एनर्जी एफिशिएंट है, थोड़ी सी एनर्जी में ज्यादा अच्छी कंट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं बनिस्बत स्केलेटल मसल के। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, और ये ऑटोनॉमिकली भी कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमिक से मुराद है इनवॉलेंटरी कंट्रोल भी हो रहे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। तो जैसे एसिटाइल कोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये बेसिकली स्मूथ मसल्स को एक्साइट कर सकते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, और इनहिबिट कर सकते हैं जिसकी वजह से कंट्रैक्शन रोकी जा सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर ऑन द स्मूथ मसल सेल मेम्ब्रेन। इन कंट्रास्ट द न्यूरोट्रांसमीटर फॉर स्केलेटल मसल इज ऑलवेज एक्साइटेड। स्केलेटल मसल के अंदर जब भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता था वो उसको एक्साइट ही करता था, वो कंट्रैक्शन ही कॉज करवा रहा था। लेकिन स्मूथ मसल के अंदर जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो जो स्मूथ मसल है इसके ऊपर दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक वो कि उसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो वो स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट कर देगा, और दूसरी तरह के जो रिसेप्टर मौजूद है स्मूथ मसल के ऊपर, अगर वहां न्यूरोट्रांसमीटर में आके अटैच हुआ तो वो फिर उसकी रिलैक्सेशन कर, मतलब रिलैक्सेशन rather को कंट्रैक्शन को रोकेगा, ठीक है। जिस कैसे कहाँ पे होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, फर्ज कर लो आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग है, तो अब एक प्रेशर आ गया एकदम से, कोई सिचुएशन आती है तो उसके अंदर डाइजेशन इनहिबिट हो जाती है, आप खाना पीना भी भूल जाते हो, आप वॉशरूम वगैरह भी भूल जाते हो जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इसी तरह जैसे स्ट्रेस आया, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुए, उन्होंने आके स्मूथ मसल के ऊपर आके कंट्रैक्शन रोक दी। कंट्रैक्शन रोक दी का मतलब क्या है कि अब पैर से रुक चुकी है, स्टेप वहीं पर रुक गया, जो चीज जहाँ थी वहीं रुक गई है, जिसकी वजह से खाना पीना भी रुक गया, आप खाते हो तो आपका दिल नहीं कर रहा, ठीक है, पेट भरा भरा सा लग रहा है, और डाइजेशन भी रोक गई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर दोनों काम करते हैं, कंट्रैक्शन को करवा भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ कंट्रैक्शन करवाते थे, रोकते नहीं थे, ठीक है। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल होते हैं, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होते हैं। फाइबर आर स्कैटर्ड थ्रू आउट सार्कोप्लाज्म नॉन ऑर्गेनाइज। इसके अंदर फाइबर जो है वो इंटरमिंगल्ड हुए होंगे और सारे स्कैटर्ड होंगे इस तरह करके ना, सॉरी, ये इस तरह करके स्कैटर्ड हुए होंगे सारे फाइबर, मसल फाइबर आपस में, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है हमारा?
लोकेशन और आइरिस तो ये डिफरेंट उसमें लोकेशन लिखी हुई है, यहाँ यहाँ पे मौजूद होते हैं, पिलाया मसल्स के अंदर हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर हैं, एयरवे ऑफ लंग, स्टिमुलेशन मोटर नर्व इंपल्स फ्रॉम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट देम। और मल्टी यूनिट को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दे आर हेल्ड क्लोज बाय गैप जंक्शन थस ऑर्गेनाइज इनटू द शीट। और ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें ये वो हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर भी देखे थे, इस तरह करके जिसमें वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था ना लास्ट टाइम पे, इस तरह करके एक दायरा बना हुआ था, उसके अंदर सारे जो है वो अरेंज हुए थे। सॉरी फॉर द स्ट्रक्चर्स, इस तरह के बने। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है लोकेशन इसकी, उसने दी हुई है। वेजिकल ऑर्गन जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह के अंदर ये मौजूद होंगे। ठीक है, इसकी डायग्राम भी मौजूद होंगे, आप स्लाइड्स के अंदर से देख लेना। इसकी दो लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड सर्कुलर लेयर। It is the outer layer and present along the length of the structure. It is its contraction cause structure to dilate and shorten. तो बेसिकली इस तरह करके अगर आपकी एक स्मूथ वाला ये फर्ज करो आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग है, तो इसकी जो ये बाहर वाली साइड है यहाँ पे मौजूद होंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल, यानी अलोंग द लेंथ होते हैं। और इन ये जब कंट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होगा? डायलेट और शॉर्टन, मतलब इसका मुंह खुला हो जाएगा या इसका मुंह जो है वो तंग हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल, लंबाई वाले मसल इसको चौड़ा या तंग करते हैं। ठीक है, जो सर्कुलर मसल होते हैं, इनर लेयर अरेंज सर्कुलरली। अब ये बाहर वाली साइड पे लॉन्गिट्यूडनल मसल है, और इनकी जो इनर वाली साइड है, जैसे यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है ऐसे, और जो अंदर वाली साइड है यहाँ पे सर्कुलर मसल मौजूद है। ठीक है, ये सर्कुलर मसल्स इसके साथ मौजूद होंगे। ठीक है, इनर लेयर रिमेन सर्कुलरली एंड अराउंड द स्ट्रक्चर, इट कंट्रक्शन का स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रिक्ट और इलोंगेट। और ये इसकी लेंथ को लंबा करेगा या छोटा करेगा। ठीक है, तो सर्कुलर लेयर जो है वो लंबाई के रुख काम कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर प्रेजेंट लंबाई के रुख है, लेकिन करवाएगी उसकी चौड़ाई कम या ज्यादा करेगी। सर्कुलर लेयर प्रेजेंट उसकी अलोंग चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई के इर्द गिर्द मौजूद है, इस तरह मौजूद होंगे अंदर वाली साइड में। ठीक है, लेकिन क्या करवाएंगे? इसकी लंबाई इस ट्यूब को लंबा या छोटा करेंगे। ठीक हो गया, इतना क्लियर है?